नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम आप सभी को पता है हम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और सैंपल पेपर सॉल्व करने में अभी हम गद्य खंड के प्रश्न उत्तर सॉल्व कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सैंपल पेपर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आपने अपने प्रश्नों को अटेंड करना है, अपने उत्तरों को लिखना है। और आज हमारा ये सैंपल पेपर जो हमारा हिंदी का सैंपल पेपर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट 2020 का जो हमारा सैंपल पेपर है उसे भी हम आज ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा आप सैंपल पेपर प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपका जो समय है उसकी बचत होगी, उसको आप समय को मैनेज कर पाओगे, टाइम को आप मैनेज कर पाओगे, जो अपने प्रश्नों को टाइम पे और सही शब्दों में, यानी कि जो शब्द आपको दिए गए हैं उतने शब्दों में आप उसको टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे। तो हम शुरू करते हैं अपना सैंपल पेपर, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आप सभी ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। पिछले सेशन में हमने क्लास 10th का 2019 का जो ये सैंपल पेपर है इसमें प्रश्न 10 तक अपने प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। प्रश्न 10 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम प्रश्न 11 किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपने यहाँ पर करना है। केवल यहाँ पर आपको 3 प्रश्न आपको दिए हैं और केवल 2 प्रश्नों का आपने उत्तर देना है और एक जो प्रश्न है आपका 2 नंबर का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी कि 4 नंबर के आपके ये प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 11 का एक कहानी यह भी के आधार पर लेखिका के बाल जीवन के संस्मरण को संक्षेप में लिखिए। एक कहानी यह भी मैं लेखिका के बाल जीवन के संस्मरण को संक्षेप में लिखिए। आपकी जो आपके गद्य खंड में जो कहानी है एक कहानी यह भी, उसमें आपको बाकी पाठ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। आपको केवल लेखिका के बाल जीवन, यानी कि लेखिका जिस तरह से अपने बाल्य जीवन में उन्होंने जो कुछ भी किया, उन्होंने अपने बाल्यपन में किस तरह का उनका जीवन रहा, किस तरह से वो अपने जीवन में जो भी चीजें करती थी अपनी बाल्यावस्था में, वो सारे संस्मरण, जो बातें उन्होंने अपने बचपन की लिखी हुई है कि अपने बचपन में हम सारे काम स्वयं से करते थे, अपने जूते धोना और अपने काम करना, अपने रूम को ठीक करना या बाकी जो भी चीजें उनके बचपन से जुड़ी हुई बातें जो उसमें लिखी हुई थी, तो वो सारी चीजें आपने यहाँ पर संक्षेप में लिखनी है, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं उसको लिखना है। जो भी महत्वपूर्ण बातें उनके बचपन में हुई थी, जो उन्होंने यहाँ पर बताई है, उनको आपने इस उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है, देखिए केवल 2 प्रश्न आपने करने हैं और 3 प्रश्न यहाँ पर दिए जाते हैं, क्योंकि हम तीनों प्रश्नों को इसीलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं ताकि ये हमारा सैंपल पेपर है और ताकि हम और भी सैंपल पेपरों को जब हम पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे कि कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीट हुआ है, या कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसमें से अधिक प्रश्न हमारे बन रहे हैं, अधिक से अधिक प्रश्न हमारे सैंपल पेपर में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, पठित पाठ के आधार पर बताइए महावीर प्रसाद द्विवेदी के स्त्री शिक्षा विषयक विचारों पर प्रकाश डालिए। तो ये जो आपका स्त्री शिक्षा विषयक जो आपका ये चैप्टर है स्त्री शिक्षा से जुड़ा हुआ, शायद ये इस बार के आपके सिलेबस में नहीं है, तो लेकिन क्योंकि पाठ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, पाठ हमने पढ़ा भी है, तो इसीलिए हम इस प्रश्न को भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी हम एक बार पढ़कर जरूर देखेंगे। पठित पाठ के आधार पर महावीर प्रसाद द्विवेदी के स्त्री शिक्षा विषयक विचारों पर प्रकाश डालिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो महावीर प्रसाद
द्विवेदी जी के स्त्री शिक्षा के संबंध में यहाँ पर कुछ विचार जो है हम आपको बताएंगे। जैसे कि द्विवेदी जी के अनुसार समाज में स्त्री शिक्षा को अनर्थकारी माना जाता है, परंतु यह सही नहीं है, क्योंकि स्त्रियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है। देखिए, एक जो बच्चा होता है, एक जो बालक होता है, उसकी प्रथम पाठशाला जो होती है वो उसका परिवार होता है, और उसकी जो प्रथम शिक्षिका होती है वो उसकी माता होती है। तो एक माता जो अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर रही है, उसको समाज के योग्य बना रही है, उसको देश के योग्य बना रही है, तो उनका पढ़ा लिखा होना, एक स्त्री का पढ़ा लिखा होना, क्योंकि एक स्त्री जो आज एक छोटी बच्ची है वो कल बड़े होकर उसका जो एक परिवार होता है, एक फैमिली होती है जहां पर उसको रहना है, तो उसका शिक्षित होना, बहुत सारी जिम्मेदारियां एक महिला को निभानी होती है एक ही बार में, तो उसका शिक्षित होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। तो द्विवेदी जी के अनुसार यहाँ पर बताया था कि समाज में जो स्त्री शिक्षा है उसको अनर्थकारी माना जाता है, परंतु यह सही नहीं है। द्विवेदी जी को ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता है, और स्त्री शिक्षा, उनकी नजर में स्त्री का शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। और द्विवेदी जी के अनुसार जो प्राचीन काल में मंडन मिश्र की जो सहधर्माचारिणी का शंकराचार्य जी के छक्के छुड़ा देना तथा गार्गी का बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञाता होना प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा के प्रचलन की ओर संकेत करता है। यानी कि जो जिस तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पौराणिक जो स्त्रियां हैं, जो प्राचीन काल की जो स्त्रियां हैं, उनके बारे में बताते हैं, तो कहते हैं कि यही बातें कि किस तरह से जो मंडन मिश्र की जो सहधर्माचारिणी थी वो शंकराचार्य जी के किस तरह से छक्के छुड़ा देती है, जो गार्गी थी वो बड़े बड़े शास्त्रों का उनको ज्ञान था, बहुत ही बड़े बड़े। तो प्राचीन काल की स्त्री शिक्षा, प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा का चलन था, ये बातें प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा के चलन की ओर संकेत देती हैं। तो जब हम प्राचीन काल की कई प्रथाओं को आज भी मानते हैं, तो उस स्त्री शिक्षा को क्यों नहीं मानते? प्राचीन काल में भी आपने कई बहुत ज्यादा जो महान जो स्त्रियां हुई हैं, किस तरह से उन्होंने शिक्षा का प्रचार किया था, किस तरह से उन्होंने देश को बचाने के लिए अपना योगदान दिया था, अपने समाज को, अपने लोगों को बचाने में अपना सहयोग दिया था। तो उन सब चीजों को जब हम प्रथाओं को याद कर सकते हैं, तो उन चीजों को क्यों याद हम नहीं कर सकते, और उन्हीं के आधार पर हम आज स्त्री शिक्षा के लिए क्यों खड़े नहीं हो सकते? तो ये सारी बातें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की थी, इस तरह के विचार उनके थे। अगला प्रश्न है, संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए, संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? संस्कृत पाठ के आधार पर बताइए। देखिए, संस्कृति जो पाठ आपके पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है, तो संस्कृत व्यक्ति वह कहलाया जा सकता है इस पाठ के अनुसार जिसने अपनी बुद्धि, विवेक तथा क्षमता का उपयोग करके किसी नई चीज अथवा किसी नए तथ्य का आविष्कार किया हो। यानी कि संस्कृत व्यक्ति वह व्यक्ति कहलाएगा जिसने अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से किसी भी नई चीज की खोज की हो अथवा किसी नए तथ्य का आविष्कार किया हो। ठीक है, संस्कृत व्यक्ति वही व्यक्ति कहलाता है जो अपने अंतर मन के विचारों का वह परिष्कृत रूप से सबके विचारों को सबके सम्मुख वो रख पाए, और जिसका उपयोग मानव के कल्याण के लिए किया जा सके। और संस्कृत व्यक्ति वह होता है जो अपनी बुद्धि, चेतना का प्रयोग मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, जो नए तथ्य और नए आविष्कारों में अपना जो योगदान देता है, समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए जो अपने तथ्यों को रखता है, अपने आविष्कारों को रखता है, अपने विचारों को परिष्कृत करता है, उसी को यहाँ पर संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। तो इस तरह से हमने तीनों प्रश्न इस
जो ये हमारा 2 नंबर का प्रश्न है, तीनों प्रश्न हमने इसमें सॉल्व कर लिए हैं। तो आप देखिए ये 3 प्रश्न इस सैंपल पेपर में है, लेकिन आप देखेंगे जो आपका नेक्स्ट सैंपल पेपर होगा शायद उसमें ये प्रश्न चेंज हो जाए। फिर आप 2021 का देखेंगे तो शायद उसमें प्रश्न चेंज हो जाए, लेकिन जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होगा वो हर बार रिपीट होगा। जो चैप्टर आपको महत्वपूर्ण लगता है उसमें से जरूर कोई ना कोई प्रश्न जो है आपका यहाँ पर आया होगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा चैप्टर रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? देखिए 3 नंबर का ये प्रश्न है, आप देख सकते हैं इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इस प्रश्न को आपने हल करना ही करना है। 3 नंबर का ये प्रश्न है यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छे से आपने इस पाठ को पढ़ा है, बहुत ही अच्छे से समझा है। यहाँ पर आपको कई बार इस पाठ को मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। तो इस पाठ का उत्तर इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, जैसे कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसीलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर क्या थी? उसके अंदर की जो देश प्रेम की भावना थी वो कूट कूट कर भरी थी। आपको कैसे पता चलता है कि उसके अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी? क्योंकि जब चौक पर जो नेताजी का बिना चश्मे वाली प्रतिमा लगाई गई थी तो इसे देखकर जो चश्मे वाला था उसको बहुत बुरा लगता था और वो क्या करता था, उसने उस प्रतिमा पर एक असली फ्रेम वाला चश्मा उसने लगा दिया था। और जब भी किसी ग्राहक को उसी फ्रेम वाला चश्मा, सेम फ्रेम वाला चश्मा चाहिए होता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं था, बहुत बड़ी उसकी दुकान नहीं थी, एक छोटी सी वीआईपी लेके वो घूमता था, अटैची लेके वो घूमता था जिसमें उसके चश्मे रखे रहते थे। तो वो बहुत ज्यादा बड़ा दुकानदार नहीं था कि वो एक चश्मा परमानेंट वहां पर लगा दे। तो कभी किसी भी ग्राहक को जब सेम फ्रेम का चश्मा चाहिए होता था तो वो उस चश्मे को निकालकर ग्राहक को दे देता था और वहां पर दूसरा चश्मा लगा देता था और बाद में वो नेताजी से माफी इस बात के लिए मांग लेता था। और नेताजी को बिना चश्मे की मूर्ति, नेताजी की जो बिना चश्मे की मूर्ति थी वो उसे आहत करती थी और इसीलिए वो नेताजी पर असली फ्रेम वाला चश्मा लगा देता था। तो इसी चीज को देखकर हमें ये लगता है कि उसके अंदर जो देश प्रेम की भावना है वो यही चीज उसके अंदर हमें बताती है कि उसके अंदर कितनी ज्यादा देश प्रेम की भावना है। और इसी भावना को देखकर, इसी उसके रोज के इसी काम को देखकर लोगों ने उसका नाम कैप्टन रख दिया था। तो इसीलिए सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे। वो भले ही किसी सेना में काम नहीं करता था, भले ही वो किसी सेना से रिटायर्ड नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके अंदर देश प्रेम बहुत ज्यादा था और वो हमारे नेताजी को बिना चश्मे के नहीं देख सकता था, इसीलिए उसको लोग कैप्टन कहकर बुलाते थे। तो ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है और 3 नंबर का है। आप देख सकते हैं अगर आप इसको सटीक शब्दों में सही इसको आप अगर लिखेंगे तो आपको पूरे 3 नंबर इस प्रश्न में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? देखिए आप इसी से जान सकते हैं कि इस प्रश्न का कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये आपका प्रश्न है। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? ये चैप्टर पूरा फादर कामिल बुल्के पर ही बनाया गया है और उस चैप्टर का नाम रखा गया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो ऐसा लेखक ने क्यों कहा फादर कामिल बुल्के के लिए? देखिए फादर कामिल बुल्के जो थे वो अत्यंत मधुर और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, पर वो एक सन्यासी थे, लेकिन वो सन्यासी होते हुए भी सन्यासी
नहीं थे, यानी कि वो सालों बाद भी किसी को याद करते थे, किसी से अगर मिलते थे वो उसी उमंग के साथ बात करते थे, उसी प्रेम के साथ वो मिलते थे जैसे कि वो पहली बार मिल रहे हों। यानी कि वो कभी भी किसी जैसे आजकल देखिए हम अगर जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था, मैंने उसमें भी आपको बताया था कि हमारे जो रिश्ते हो गए हैं वो केवल काम के और मतलब के। हम किसी इंसान से मिलते हैं क्योंकि हम व्यस्त भी इतना ज्यादा हो जाते हैं, हम बिजी इतना ज्यादा हो जाते हैं कि या तो हम मिलने का टाइम नहीं निकाल पाते, और या फिर जब अब कभी हमारे पास टाइम होता भी है तो हम शायद मिलना पसंद नहीं करते। लेकिन फादर कामिल बुल्के ने ये एक अलग ही अपनी उनकी एक पहचान थी कि वो 10 साल बाद भी अगर किसी से मिलते थे तो वही जोश, वही उमंग के साथ मिलते थे, वही खुशी के साथ मिलते थे। और जो विपदा अगर किसी के ऊपर आती थी तो उस समय उनके जो संतावना भरे 2 शब्द होते थे वो इस तरह का जादू मनुष्य के ऊपर करते थे कि वो इंसान स्टेबल हो जाता था, स्थिर हो जाता था, यानी कि उसका मन नहीं भटकता था। और सबसे बड़ी बात, उनका जो आलिंगन था, यानी कि वो जिसके भी गले मिलते थे, जिसको भी वो प्रेम से अपनाते थे, तो उनका जो आलिंगन था वो देवदार के वृक्ष की तरह, वृक्ष की छाया की तरह था। उनका गले लगना, उनका मिलना इस प्रकार प्रतीत होता था जैसे देवदार के वृक्ष की छाया के नीचे आ गए हों। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अभी तक भटक रहा है, जिसको अभी तक छांव नहीं मिल पाई है, शांति जिसको नहीं मिल पाई है, तो उनकी शरण इस प्रकार छाया प्रदान करने वाली थी। और वे मानवता की एक जीवंत मूर्ति थे। और इन्हीं कारणों से लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। अगर आपको जरा सी भी ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आया है, आपको दोबारा पढ़ना है, या किसी और पार्ट में, अभी तक जितना हमने ये सैंपल पेपर हम कर चुके हैं, अभी तक आपको जहां पर भी ऐसा लगता है कि किसी कविता में आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई भावार्थ समझ में नहीं आया है, या किसी चैप्टर में आपको कोई दिक्कत है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपके हर एक समस्या का समाधान यहाँ पर करने के लिए तैयार हूँ। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। 6 नंबर का आपका ये प्रश्न है। केवल 3 प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। 2 नंबर का आपने प्रश्न को लिखना है। इतना लिखे, 2 नंबर का एक प्रश्न है और 3 प्रश्न आपने यहाँ पर करने हैं। तो अगर आपने चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है तो लिखने के लिए आपका आसान हो जाता है, लेकिन लिखना भी आपने केवल जरूरी बातें हैं। बहुत सारा लिखकर आपने कॉपी को नहीं भरना है। तो पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर, माता का आंचल पाठ में वर्णित प्राचीन ग्राम्य संस्कृति का चित्रण कीजिए। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार आप देखेंगे इस पाठ से जरूर आपका एक प्रश्न आता है। तो माता का आंचल जो पाठ है, इसमें वर्णित प्राचीन ग्राम्य संस्कृति, यानी कि जो प्राचीन ग्राम्य संस्कृति का वर्णन इस पाठ में किया है, किस तरह से भोलानाथ और उसके जो मित्र थे वो खेलते थे, किस तरह से उनके गांव का वातावरण था, किस तरह से उनके खिलौने हुआ करते थे, किस तरह के उनके खेल हुआ करते थे, किस तरह का उनके घर का माहौल हुआ करता था, वो सारी चीजें आपने यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले हम बताएंगे, माता का आंचल पाठ में लेखक ने बहुत प्राचीन सुंदर ग्राम्य संस्कृति का वर्णन किया है। जो प्राचीन ग्राम्य संस्कृति में आज के समय में जितनी सुविधाएं हैं, इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। देखिए, जो सुविधाएं आज, भले ही आप आज गांव में चले जाएं तो हर चीज आपको गांव में आजकल मिलेगी। आप अंदर जाएंगे, आपको फ्रिज मिलेगा, गैस मिलेगी, पंखा मिलेगा, लेकिन पहले ये सारी चीजें नहीं थी। अगर आप गांव जाते हैं तो आपके गांव जाने का एक अलग ही मजा होता था, एक अलग ही आनंद होता था कि आपको चूल्हे की रोटी खाने को मिलती है, या फिर आपको हाथ से चलाने वाला पंखा मिलता है, या आप नीम के नीचे बैठकर कहानियां सुनते हैं, खेल खेलते हैं। लेकिन अब थोड़ा
ग्राम्य संस्कृति भी काफी ज्यादा चेंज हो गई है, काफी ज्यादा परिवर्तित हो गई है। तो यहाँ पर प्राचीन ग्राम्य संस्कृति के बारे में बताया है। तो जितनी सुविधाएं आज के समय में है, इतनी सुविधाएं पहले नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है, प्रेम, यानी कि लोगों का आपस में जो प्रेम है, प्रेम था वो बहुत ही ज्यादा था। बच्चे जो है आप जैसे आज के समान, आज की तरह आजकल के बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, मोबाइल फोन्स में लगे रहते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, या फिर अपने घरों में ही ज्यादातर कैद होकर खेलना पसंद करते हैं। लेकिन पहले गांव के जो बच्चे होते थे वो क्या करते थे, गली में अपना घरौंदा बनाते थे, मिट्टी के खिलौनों से खेला करते थे, कविताएं गाया करते थे, गीत गाया करते थे। और प्राचीन ग्राम्य संस्कृति की एक बहुत ही सुंदर छवि यह भी थी कि वहां पर सुंदर सुंदर खेत खलिहान देखने को हमें मिलते थे, और जिसका वर्णन इस पाठ में आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। और किस तरह से बच्चों का अपने माता पिता के साथ जुड़ाव होता था। जैसे कि आप देख सकते हैं, भोलानाथ के पिताजी उसको कंधे में बिठाकर गांव की सैर कराया करते थे, आम की डाली पर झूला झुलाया करते थे, और कभी कभी जो भोलानाथ थे वो अपने पिताजी की मूंछों पर भी हाथ फेरा करते थे। तो बहुत ही सारी चीजें जो है अब चेंज हो गई हैं, और प्राचीन ग्राम्य संस्कृति का इस पाठ में इस तरह से बहुत ही ज्यादा सुंदर चित्रण किया है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको पाठ नहीं आया है या आप नहीं लिख पा रहे, आपको बहुत सारी चीजें इस पाठ से याद होंगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप इसी 2 नंबर के प्रश्न में पूरा एक से 1.5 पेज भर दें और आपका बाकी का जो पेपर है वो छूट जाए। अगर आपसे प्राचीन ग्राम्य संस्कृति का चित्रण मांगा गया है, तो आप केवल उन्हीं बातों को यहाँ पर लिखेंगे जो ग्राम्य संस्कृति से जुड़ी हुई है, जो स्पष्ट रूप से पाठ में बताई गई है, ना कि आप पूरा पेज भरने की कोशिश करेंगे। तो सही लिखिए, सटीक लिखिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी वर्तमान सरकारी तंत्र पर एक व्यंग है। जो जॉर्ज पंचम की नाक यहाँ पर प्रश्न दिया, आपकी पाठ दिया गया है, ये वर्तमान सरकारी तंत्र पर एक व्यंग है। जब हमने इस पाठ को पढ़ा था तो सारी चीजें हमने इसी तरह की पढ़ी थी कि किस तरह से सरकारी काम होते हैं। तो इस कथन को आपने यहाँ पर स्पष्ट करना है। देखिए, इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी हमारे वर्तमान सरकारी तंत्र पर एक बहुत बड़ा व्यंग है। ठीक है, ये आप सबसे पहले लिखेंगे। कैसे? मूर्ति पर नाक लगवाने के पीछे सरकारी तंत्र में जो भी बदहवासी दिखाई देती है, यानी कि इस पाठ में मूर्ति पर नाक लगाने में जितना भी समय लगा, जो भी बदहवासी हमें दिखाई दी, वह हमारी स्वाभिमान रहित गुलाम मानसिकता की ओर हमें इंगित करती है। यानी कि स्वाभिमान रहित गुलाम मानसिकता, क्यों मैंने यहाँ पर कहा, क्योंकि देखिए, हम यहाँ पर अभी भी गुलाम, हमारी जो मानसिकता है वो इस पाठ में अभी भी गुलाम दिखाई दे रही है। यानी कि हम केवल शो ऑफ करना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं बस कि हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। जो स्वाभिमान है जो हमारा, उसको हमने, यानी कि जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको किनारे रखते हुए हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं कि अगर मूर्ति पर नाक नहीं लगी तो हमारी वहां पर बेइज्जती हो जाएगी। यानी कि इंग्लैंड की महारानी आ रही है तो इंग्लैंड में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो एक तरह से हम अभी भी उनका सम्मान कर रहे हैं, उनके अधीन है। अभी भी हमारी जो मानसिकता है, हम मानसिक रूप से आजाद नहीं हुए हैं, हम मानसिक रूप से अभी प्राचीन सभ्यता के ही, पाश्चात्य सभ्यता के ही या पश्चिमी सभ्यता के ही गुलाम बने हुए हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमारे सरकारी तंत्र के काम टालने की जो आदत है और सम्मान रहित चरित्र का जो बोध है, वो होता है कि स्वतंत्रता के कई वर्षों बाद भी आज हमारे जो सरकारी तंत्र है वो एक अंग्रेजी शासक की लाट पर नाक लगाने के लिए अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान की बलि भी
चढ़ा देते हैं, यानी कि वो इतने ज्यादा वो उस चीज के लिए उतावले हो रहे हैं, इतना ज्यादा वो उस चीज के लिए बावले हो रहे हैं कि वो अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान की भी बलि चढ़ाने को तैयार है। जो तंत्र के मानसिक रूप से गुलाम रहने की ओर ही इंगित करता है, यानी कि ऐसा लगता है कि हमारा जो तंत्र है वो अभी मानसिक रूप से गुलाम ही है। तो बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही आनंद हमें इस पाठ को पढ़ने में आया था। बहुत सारी चीजें हमने इस पाठ से सीखी थी कि किस तरह से हमें अपनी जो सोच है उसे बदलना होगा, अपने स्वाभिमान के लिए सोचना होगा, ना कि दूसरों के बारे में, ना कि दूसरों की कॉपी करनी है, उनके लिए सोचना है कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हमने आज भी सही तरीके से आजादी हम तभी पाएंगे जब हम केवल अपने बारे में सोचेंगे, ना कि पाश्चात्य सभ्यता के बारे में, पश्चिमी संस्कृति के बारे में। तो इस तरह से आप इस कथन को स्पष्ट कर सकते हैं कि वर्तमान सरकारी तंत्र जो है उस पर व्यंग है ये जॉर्ज पंचम की नाक चैप्टर। ठीक है, अगला प्रश्न है, गंतोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? गंतोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? पठित पाठ के आधार पर समझाइए। चैप्टर का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। तो आपका ये जो चैप्टर है इसमें लेखिका ने गंतोक और सिक्किम जो यात्रा की है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने वहां पर यात्रा की और क्या क्या उन्हें अनुभव अपने उन्होंने इस चैप्टर में पूरी इस यात्रा का उन्होंने लिखा है। और एक शुरुआत में ही उन्होंने एक पंक्ति लिखी है कि गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। क्यों? देखिए, क्योंकि गंतोक एक ऐसा शहर है जहां पर कठोर परिश्रमी लोगों ने इसे सुरम्य बनाया है, सुंदर बनाया है। पर्वतीय शहर होने के कारण यहाँ के लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मीलों दूर पैदल चलकर जाते हैं। और इसके अतिरिक्त वहाँ का जो इतिहास है और वहाँ की जो एक एक वस्तु है वो गंतोक के मेहनतकश लोगों के परिश्रम का ही प्रमाण देती है। यानी कि जब लेखिका वहाँ पर यात्रा कर रही थी तो उन्होंने देखा किस तरह वहाँ के लोग कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं और उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत से अपने शहर की जो हालत है उसको कितना सुंदर बनाया है, कितना सुरम्य बनाया है। तो जब लेखिका वहाँ पर पहुंची थी तो उन्होंने क्या देखा था? जब उन्होंने देखा था मानो आसमान उल्टा हो गया हो, यानी कि रात्रि के समय जब उन्होंने गंगटोक शहर को देखा तो ऐसा लग रहा था आसमान उल्टा हो गया है। पूरी जो लड़ियां जो लगी हो, ऐसा लग रहा था कि सितारे जो है वो एक लड़ी के रूप में बिछा दिए गए हो पूरे गंगटोक शहर में। तो इतनी भव्य सुंदरता का वर्णन उन्होंने शुरुआत में ही गंगटोक शहर का किया था। और उसी के आधार पर कि किस तरह से वहाँ के मेहनतकश लोगों ने गंगटोक को सुंदर बनाया है, गंगटोक को सुरम्य बनाया है, इसी कारण उन्होंने गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। ये बात अपने पाठ में लिखी है। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? यहाँ पर आपके पाठ में हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत एवं बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? तो इस प्रश्न को आप पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इस प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। ये वाला प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। तो अभी यहाँ पर हमारा जो खंड अ है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम अपने नेक्स्ट पेपर पे आएंगे। ये हमारा नेक्स्ट सैंपल पेपर है। हमने 2019 का जो हमारा सैंपल पेपर है उसमें हिंदी से जुड़ा हुआ जो हमारा पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट है उसे पढ़ा, सभी प्रश्नों के उत्तर हमने लगभग यहाँ पर कंप्लीट किए। अब हम 2020 का सैंपल पेपर लेंगे।
अगर पिछले सैंपल पेपर में आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है, आपको किसी पाठ में कोई डाउट है, कोई कविता आपको नहीं समझ आई है, तो आप ये सारे डाउट चैट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। आपके हर डाउट को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट सैंपल पेपर शुरू करेंगे। सेम बिल्कुल सारी प्रोसेस 2020 का है। आप देख सकते हैं पूर्णांक सामने आपके लिखे गए हैं। 100 नंबर का आपका प्रश्न पत्र है ये, और समय वही सेम 3 घंटे, वही निर्देश आपके सेम यहाँ पर दिए गए हैं। इस पर प्रश्न पत्र के 2 खंड है, अ और ब दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, और उत्तर यथासंवत संभव क्रमवार लिखने हैं, और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित कर दिए गए हैं। तो अभी तक आपको थोड़ा बहुत चीजें याद हो गई होंगी कि आपका जो कौन सा प्रश्न है वो कितने नंबर का आता है, और आपने किस तरह से उसको सॉल्व करना है, किस तरह से आपने ध्यान पूर्वक उसे समझना है और ध्यान पूर्वक उसे लिखना है। टाइम मैनेजमेंट का आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हर बार हर सैंपल पेपर को सॉल्व करवाते वक्त या प्रश्न को करवाते वक्त मैं आपको यही चीज बार बार बता रही हूँ कि आपको केवल सही और सटीक उत्तर देना है। आपको बहुत ज्यादा लिखकर 5-6 कॉपियां भरने की जरूरत नहीं है। आपको जितना सही आता है आप उतना लिखिए, लेकिन स्पष्ट रूप में लिखिए, स्पष्ट शब्दों में लिखिए, आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। तो सेम पहला प्रश्न, बिल्कुल गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर से एक अपठित गद्यांश आपका यहाँ पर है। आप देख सकते हैं 10 नंबर का आपका ये गद्यांश है, और इसको पढ़कर आपने इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। हिमालय कहने से भारत की भौगोलिक सीमा का ही केवल संस्मरण नहीं होता, भारत की पवित्रता का और ऊंचाई का बोध भी होता है। अगर हिमालय नाम ले लिया जाता है कहीं पर, तो हिमालय नाम लेने से केवल भारत की भौगोलिक सीमा का ही संस्मरण नहीं होता कि ये भारत की एक भौगोलिक सीमा है जो भारत को अन्य देशों से अलग करती है, भारत की भौगोलिक सीमा है। इसको याद करने से भारत की पवित्रता, क्योंकि भारत हिमालय पर हमारा एक अलग ही आध्यात्मिक जुड़ाव भी है। हम हिमालय को भगवान शिव का घर मानते हैं, तो ये हमारा आध्यात्मिक जुड़ाव भी है, जिससे हम हिमालय को पवित्रता और भारत की पवित्रता और ऊंचाई का भी बोध होता है। यानी कि हमारा जो देश है उसकी कितनी ऊंचाई है और उसकी पवित्रता का भी हमें बोध होता है जब हम हिमालय शब्द कहीं पर सुनते हैं या पढ़ते हैं। वह पूर्व और पश्चिम समुद्र को गहाने वाला पृथ्वी का मानदंड मात्र नहीं है, यह देवात्मा, उसकी आत्मा देवता है और वह देवताओं की आत्मा है। जो हिमालय है ये पूर्व और पश्चिम को गहाने वाला पृथ्वी का मानदंड मात्र नहीं है, यानी कि कितनी गहरी है पृथ्वी, केवल इसका मानदंड नहीं है कि इसको मापने वाला नहीं है, यह है देवात्मा। तो जैसे कि मैंने कहा हम हिमालय को भगवान शिव का घर मानते हैं, तो ये हमारा आध्यात्मिक जुड़ाव है। हम हिमालय को एक देवात्मा मानते हैं और उसकी आत्मा देवता है, यानी कि हिमालय की जो आत्मा है वो कौन है? देवता है, और वह देवताओं की आत्मा है, यानी कि वहां पर देवताओं का वास भी हम मानते हैं। हिमालय इस वसुंधरा का वत्स है, हिमालय इस वसुंधरा का वत्स है। वसुंधरा यानी कि इस पूरी पृथ्वी, इस पूरी धरती का वत्स यानी कि पुत्र है। हिमालय इस वसुंधरा का वत्स है। देखिए आपको केवल यहाँ पर 2-3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, लेकिन अगर आपने इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ा तो आपके ये 2-3 जो प्रश्न है ये अगर गलत हो जाते हैं, आप सटीक उत्तर, सही उत्तर नहीं लिख पाते हैं, तो आपके 10 नंबर यहाँ पर गड़बड़ हो सकते हैं। तो एक एक पंक्ति को ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए और ध्यान पूर्वक उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पुराणों में कहानी आती है कि पृथ्वी बंजर होने लगी थी, प्रजा दुख से पीड़ित होने लगी थी, देवताओं को
यज्ञ भाग मिलना कठिन होने लगा था। पृथु राजा ने पृथ्वी को डराया धमकाया। पृथ्वी ने कहा, मैंने अनाचार बढ़ता हुआ देखकर रत्न, औषधियां और हरियाली अपने भीतर छिपा ली है। तो एक बार यहाँ पर हमने पुराणों में एक कहानी आती है कि जिसमें बताया जाता है कि पृथ्वी बंजर होने लगी थी, यानी कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे उगना बंद हो गए थे और प्रजा जो है दुख से पीड़ित होने लगी थी। देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ी चीज जो है प्रकृति ने जो हमें दिया है, प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अन्न धन, जिससे हम अन्न उगाते हैं, खाना खाते हैं, और सभी प्राणियों के लिए पृथ्वी पर पेड़ पौधे या फिर जो भी जल जीवन है वो इसी कारण से है। तो पृथ्वी बंजर होने लगी थी, प्रजा दुख से पीड़ित होने लगी थी, यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग जो थे वो बहुत दुखी थे, बहुत दुख उन्हें हो रहा था और देवताओं को यज्ञ भाग मिलना कठिन होने लगा था। यानी कि जो पृथु राजा थे उन्होंने पृथ्वी को बहुत ज्यादा डरा धमका रखा था और देवताओं को उनका यज्ञ भाग नहीं मिल पा रहा था, यानी कि देवताओं की जो पूजा थी वो बंद हो गई थी। देवताओं को उनका जो यज्ञ भाग था वो नहीं मिल पा रहा था। तो तब जब पृथु राजा ने पृथ्वी को डराया तो पृथ्वी ने कहा, मैंने अनाचार बढ़ता हुआ देखकर, यानी कि मैंने पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता हुआ देखकर, अनाचार बढ़ता हुआ देखकर जो भी पृथ्वी पर रत्न थे, औषधियां थी और हरियाली थी, उसको अपने अंदर समेट लिया था, अपने अंदर छिपा ली है। मैं गाय का रूप धारण करूंगी और तुम मेरे लिए उपयुक्त बछड़ा ढूंढो। मैं यह सारी सामग्री दूध के रूप में प्रस्तुत करूंगी। तो उस समय पर जो पृथ्वी थी उन्होंने कहा था कि मैंने ये सारी चीजें अपने अंदर समेट ली है, जितनी भी रत्न है, जितनी भी औषधियां हैं, जितनी भी हरियाली है, ये सब मैंने अपने अंदर समेट ली है और अब मैं गाय का रूप धारण करूंगी और तुम मेरे लिए एक उपयुक्त बछड़ा ढूंढो और मैं ये सारी सामग्री दूध के रूप में प्रस्तुत करूंगी, यानी कि लोगों को दूध के रूप में दूंगी, लोगों का पालन पोषण जो है दूध के रूप में करूंगी, क्योंकि मैं ये सारी चीजें खुली नहीं रख सकती। बहुत अनाचार बढ़ चुका है धरती पर, बहुत अत्याचार बढ़ चुका है, तो ये सारे रत्न, सारी औषधियां, सारी हरियाली मैं ऐसी ही खुली नहीं छोड़ सकती, तो मैं दूध के रूप में इसे प्रस्तुत करूंगी लोगों के सामने। पृथु ने पर्वतों पर नए पर्वत हिमालय को बछड़ा बनाया। तो जो पृथु थे उन्होंने क्या किया, जो पर्वतों में नए पर्वत, एक नया पर्वत था पर्वतों में, तो उसको हिमालय, उसको पृथु ने बछड़ा बनाया और हिमालय के वात्सल्य से पिन्हाकर, हिमालय के वात्सल्य, यानी कि हिमालय, जैसे यहाँ पर हमने क्या पंक्ति पढ़ी थी, हिमालय इस वसुंधरा का वत्स है, यानी कि इस धरती का पुत्र है हिमालय। तो हिमालय पर के वात्सल्य से, हिमालय पर अपने प्रेम को लुटाकर, क्योंकि जो पृथु राजा थे उन्होंने क्या किया, पर्वतों में नए पर्वत, जो नया नया पर्वत उग रहा था, छोटा छोटा पर्वत जब बन रहा था हिमालय, तो उसे उन्होंने बछड़ा बना दिया पृथ्वी के लिए। तो हिमालय के प्रेम से पिघलकर धरती ने अपने जो रस थे, औषधियां थी, रत्न थे, वो मटके के मटके भर दिए, यानी कि बहुत सारे औषधियों से मटके भर दिए, रत्नों से मटके भर दिए। और सृष्टि की यह कहानी हिमालय के आविर्भाव के बाद एक नए देश और एक नई संस्कृति के उत्थान की कहानी है। और हिमालय के सृष्टि की जो ये कहानी है, यानी कि इस पृथ्वी की जो ये कहानी है, ये हिमालय के आविर्भाव के बाद, यानी कि हिमालय के बनने के बाद एक नए देश, एक नई कहानी, एक नई संस्कृति के उत्थान की कहानी है। हिमालय उस संस्कृति का अग्रदूत है जो आत्मदान में विश्वास रखती है। हिमालय का बड़प्पन केवल नागाधिराज होने का नहीं है, उसका बड़प्पन गंगा जैसी नदियों को जन्म देने के कारण है। इन नदियों के माध्यम से हिमालय अपनी उदारता,
सुचिता और समृद्धि मुक्त हस्त लुटा रहा है। ऋग्वेद में इसीलिए सृष्टा के महत्व यानी कि महिमा से हिमालय को उद्भूत बताया है। ये जो हमारा गद्यांश था इसे हमने पढ़ लिया है। क्योंकि हमारा यहाँ पर समय समाप्त हो गया है तो प्रश्नों के उत्तर हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आप इसको हम एक बार दोबारा अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हमारा 2019 का जो सैंपल पेपर है वो कंप्लीट हो गया था और उसके बाद हमने 2020 का सैंपल पेपर शुरू किया है। इसमें भी हमने अपना पहला जो प्रश्न है अपठित गद्यांश इसको हम पढ़ रहे हैं। तो इसी सैंपल पेपर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।